अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैंने ना आपको बजट का ओवरऑल बताना है, क्योंकि सब लोगों को सवाल होता है जी बजट के बाद क्या होता है मार्केट में, और बजट से पहले क्या स्पेकुलेशन थी, अब बजट से क्या मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। हिस्ट्री अगर स्टॉक मार्केट की निकालो ना, हमेशा बजट के बाद मार्केट बुलिश जाती है। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, बहुत रेयर हुआ है कि आपकी मार्केट कहीं पर रुकी है इस तरह। अब यहाँ पे मामलात को समझना किस तरह है, पहले आपने ना पाकिस्तान की इकॉनमी को समझना है। ठीक है, आपको समझाने की मैं एक मिसाल सा कहता हूँ, एक फैमिली की तरह समझें। एक अब्बू होते हैं, एक अम्मी होती हैं, 4 बच्चे होते हैं। बच्चे छोटे होते हैं शुरू में, उनके खर्चे बहुत कम होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। अब्बू की सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन अम्मी बेचारी, उनको घर का सामान मिलता है, उनको खाना पीना करती हैं, सारा कुछ करती है, लेकिन फिर भी बच्चों का खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब्बू बेचारे मेहनत करते हैं, किसी तरह पैसे पूरे करते हैं, घर के अखराजात पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो अब्बू और अम्मी बैठ के सोचते हैं कि यार ये हमसे हो नहीं रहा। तो बच्चे भी साथ साथ बड़े हो जाते हैं। तो वो एक बच्चे को बाहर भेज देते हैं पाकिस्तान से। एक बच्चा पाकिस्तान में जॉब कर रहा होता है, ठीक है, और बाकी 2 बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चा जो बाहर जाता है, वो बाहर से पैसा भेजता है डॉलर की निस्बत, क्योंकि हमारा मुल्क में डॉलर भी बहुत ज़्यादा है ना। और एक बच्चा जो बेचारा पाकिस्तान में होता है, वो मेहनत करता है, वो भी 20-30 हज़ार, फिर 50 हज़ार, फिर 80 हज़ार, फिर 1.5 लाख की सैलरी वाली जॉब करता है। जो बच्चा बाहर होता है, वो अपनी फैमिली को कुर्बान करके बाहर चला जाता है, कुर्बान हो जाता है, और वो वहाँ से पैसे भेजता रहता है। उससे ये हो जाता है कि अगर कहीं बहुत बड़ा कोई बीमार हो जाए घर में, तो उसके पैसे वो पूरे कर देता है। घर में फिर भी मसला एक चलता रहता है कि यार खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं आ रही। तो उस बरकत को चेक करने के लिए, बरकत क्यों नहीं आ रही, तो जिस तरह हमारे घर में जब टैंकी का पानी, और जब पानी की कमी हो जाती है घर में, फिर हम मोटर चलाते हैं और फिर भी पानी नहीं आता, तो एयर लॉक हो जाता है। और कभी बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई नलका खुला होता है, तो हम उस नलके को चेक करते हैं। तो उसको ऐसे समझ लो कि घर में या पाकिस्तान में जब किसी इदारे में मसला होता है, तो हम करप्शन पकड़ते हैं उसकी, और करप्शन को ठीक करने के लिए फिर हम आर्मी के हवाले वो इदारा करते हैं, फिर आर्मी उस इदारे को ठीक करती है। तो घर में भी जब कोई मसला हो, जिस तरह पाइप पानी का मसला हो, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, बिजली का मसला हो तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो इस सारे मुद्दे में जो मैंने कहानी समझा रही थी, तो ये मुल्क जो है ना हमारा, इसमें आई थिंक 530 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये सारी कंपनीज बजट पर नज़र रखती हैं कि बजट से हमारी कंपनी को क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि जो बच्चा पाकिस्तान में बैठ के कमा रहा है ना, वो जब चीज़ बाहर भेजता है, जो मेहनत कर रहा है, जो कमा रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर कम से कम टैक्स लगे। जो बाहर से चीज़ अंदर लेके आ रहा है ना पाकिस्तान में, उस पर टैक्स ज़्यादा लगे। मतलब उसको इनडायरेक्टली, मतलब वो कह लो कि डिस्करेज कर रहे हैं कि ना बाहर से मंगाओ, यूज़ द पाकिस्तान प्रोडक्ट। ये हमेशा हुकूमत की कोशिश यही होती है। लेकिन हम पाकिस्तानियों का मसला हमेशा से एक ही रहा है, इम्पोर्टेड चीज़ लेनी है हमने। जिस तरह ये है ना, अभी एप्पल का एयरपॉड है, एक और है वो ज़ीरो वाले भी हैं, लेकिन मैं एप्पल के लूँगा क्योंकि मसला है हमारे में। ये खाली हमारी पाकिस्तान में मसला नहीं है, पूरी दुनिया में मसला है। मैं जिस कंट्री में काम करता हूँ ना, तो मुझसे कहते हैं वो पाकिस्तान की ना शलवार कमीज़ लेके आ जाओ। मैं कहा उसमें कोई क्या ख़ास बात है? कहते हैं तुम्हारे मुल्क की हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो हर बंदे की नेचुरल आदत होती है। जिस तरह आप अपने इलाके में होते हैं ना, तो आप अपने इलाके की कॉफ़ी चाय नहीं पियेंगे, आप किसी दूसरे इलाके में जाके चाय कॉफ़ी पियेंगे। जैसा अगर मैं पिंडी में रहता हूँ ना, तो मैं गीगा मॉल रेयरली जाता हूँ। मुझे होता है कि यार सेंटोरस चलते हैं, सेंटोरस में कोई नई चीज़ वैरायटी शायरी मिल जाएगी। इसी तरह हमारा भी यही सिस्टम है। हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, उसमें अब कंपनीज बहुत ज़्यादा है ना, तो कंपनीज की नज़र होती है बजट पे, कि बजट से उनको क्या इम्पैक्ट होगा, कि उन्होंने उसको कैसे काउंटर करना है। अब जो बाहर से चीज़ पाकिस्तान में आएगी, उस पर लगेगा टैक्स, और टैक्स बढ़ा रहे हैं, किसी तरह डिस्करेज किया जाता है। और जो चीज़ यहाँ से बाहर जाती है, उस पर टैक्स कम करें ताकि वो ज़्यादा चीज़ बनाई जाए। ये जो बच्चा पाकिस्तान में मेहनत करे ना, वो ज़्यादा उसको फ़ायदा दें, ताकि यार वो अच्छा काम करे और उसकी ग्रोथ बढ़ जाए, उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, अब एक्सपोर्ट वाली कंपनीज को हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है। केमिकल की कंपनीज काफ़ी एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें आपकी EPCL भी आ जाती है। आपकी लेदर और टैनरीज की कंपनीज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। उसमें आप लिस्ट ढूंढें कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो चलो होगी नॉर्मल बात समझाने के लिए। दूसरी बात, हमारी स्टॉक मार्केट में ना 4 बड़े सेक्टर्स जो है ना, जो आपकी स्टॉक मार्केट का 50% संभालते हैं। उसमें आपका बैंक्स आ जाते हैं, उसमें आपके ऑयल सेक्टर आ जाता है, उसमें आपका सीमेंट सेक्टर भी आ जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र आ जाता है। बैंक्स को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन होगी बैंक्स पे टैक्स पड़ता है। बैंक्स को मतलब अपने आप को संभालना पड़ता है। बैंक्स काउंटर कर जाते हैं इस बात को। बैंक्स नेगेटिव इम्पैक्ट भी होना अगर बजट का, बैंक्स काउंटर कर देंगे। नंबर 2 पे है ऑयल। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ना ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल को हुकूमत चाहती है किस तरह हम ना संभालें।
इस पे अगर टैक्स लग भी जाए ना, काउंटर करेंगे इसको। ऑयल के साथ लिंक जो एक और चीज़ है ना, अभी दूसरे भी रहा हूँ मैं, ऑयल के साथ जो लिंक है वो रिफाइनरी है। हमारे पास 4 रिफाइनरीज जो लिस्ट हैं, वैसे तो पाकिस्तान में 5-6 रिफाइनरीज है, लेकिन 4 रिफाइनरीज लिस्टेड हैं, ठीक है। अब 4 के भी 3 ओनर्स एक ही बंदा है। अभी तक से मैं बैंक से ऑयल तक गया हूँ, आगे की जा ही नहीं रहा। मैं आपका मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ स्टॉक मार्केट का। ऑयल के साथ लिंक है 4 रिफाइनरीज का, 4 में से 3 जो रिफाइनरीज हैं वो एक ही ओनर की हैं। उसका नाम फैरो है, जाके चेक कर लेना गूगल पे, dps.psx.com पे जाना, उधर .p के भी साथ देना, वरना वो आती नहीं वेबसाइट। वहाँ पे आपको ना एक बंदे का नाम आएगा, तो फैरो नाम है उसका। वो POL, वो अटक रिफाइनरी, वो NRL, अब वो PRL का भी ओनर हो गया, मतलब PRL को भी वो संभाल रहा है। तो ऑयल जो इस उंगली में ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ से वो 3 रिफाइनरीज लेंगे उसके साथ। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह रिफाइनरीज को हम ज़्यादा सपोर्ट दें, क्योंकि रिफाइनरीज हमारी शुरू टाइम से ही मतलब नहीं परफॉर्म कर सकी, मसले मसाइल ज़्यादा थे, नहीं कर सकी। फिर ये मसला भी हो गया, रशिया का जो ऑयल आता था वो हमारी रिफाइनरीज इतनी पावरफुल नहीं थी कि उसको किसी तरह जो कार्बन नंबर एडजस्ट करते हैं। अब आपको मैं ऑयल की चीज़ बताता हूँ, कार्बन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है ऑयल को। तो रशिया का ऑयल डिफरेंट था, हमारा जो था ना ये मिडल ईस्ट का ऑयल हमारे लिए ईजी था, हमारी रिफाइनरीज के लिए। तो रशिया का ऑयल पे जो बात हम अक्सर हुकूमत की करते हैं जी, उसने कहा था ले आओ जी, हमारे मुल्क को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। भाई हमारी मुल्क की रिफाइनरीज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑयल। उनके लिए फिर एक और ऑयल मिक्स करना पड़ता है, वो ईरान से आता है, ईरान पे सैंक्शन लगी हुई, वो अलग मसले थे। तो ये अंदर की बातें थी जो मैंने बता दूँ। तो ऑयल के साथ रिफाइनरीज लेंगे वो 3, ठीक है। ये चीज़ जो है आपकी हुकूमत चाहती है ऑयल को भी फ़ायदा दें। ऑयल से रिफाइनरी से रिफाइन होगा तो ऑयल मुल्क के अंदर सर्कुलेट होगा। जब ऑयल रिफाइन होगा ना तो आपका ट्रांसपोर्ट चलेगा। जब ट्रांसपोर्ट चलेगा और जब ऑयल किसी तरह सस्ता मिलेगा मुल्क में, तब आपका एक्सपोर्ट, आपका सीमेंट, आपके जो घर वगैरह बनते हैं और बाकी जितने भी फूड सेक्टर, जब तेल सस्ता हो जाएगा ना मुल्क में, तो आपकी आधी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। आधी तो नहीं, एटलीस्ट 30% तो कंट्रोल हो सकती है। तो बैंक के बाद ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल के साथ रिफाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ लिंक हो जाता है सीमेंट। अब जब हुकूमत ने घरों की स्कीम में थोड़ा काम किया, सिस्टम लोगों को तरजीह दी कि हम तुम्हें देते हैं, तुम घर बनाओ, और बेनिफिशरीज दिए कि इस तरह मतलब टैक्सेस को कम किया। और बहुत देर से ना ये सेक्टर डाउन था आपका प्रॉपर्टी का। तो इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत सोच समझ के फैसला किया इसके बारे में। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हुकूमत की, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर डिसीजन था इस दफ़ा। और ये सेक्टर बहुत डाउन था, तो ये वाला इन्होंने बेहतर किया। फिर आपका प्रॉपर्टी का इसमें से बहुत लिंक हो जाता है। तो प्रॉपर्टी में आपके जो स्टॉक्स हैं उनका याद कर लो, JVDC है, TPLP है, PAS है, और एक और है हसी है, काफ़ी है, हुसैन एंड इंडस्ट्रीज नाम उसका, और BRRG भी है। तो वो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो हम कैसे से लिंक हो सकते हैं। सीमेंट के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं इसमें। अब सीमेंट के साथ एक और सेक्टर चलता है, वो है आपका स्टील का। अभी मैंने क्या किया, बैंक्स, उसके बाद मैं ऑयल के साथ रिफाइनरीज को लिंक कर दिया, ठीक है। ऑयल सस्ता हुआ, रिफाइनरीज, उसके साथ मैंने किया प्रॉपर्टी। अब ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, उसके साथ स्टील और सीमेंट। अब ये 4 अलग से एक लाइन बन गई, क्योंकि ये एक फ्लो में चलेंगे। ट्रांसपोर्ट भी चल गई, सीमेंट घर बनाने के लिए, सरिया स्टील घर बनाने के लिए इस्तेमाल हो गया। तो माशाल्लाह 9 मिनट हो गए ये बात करते हुए मुझे तो ये एक साथ चलेंगे। हुकूमत चाहती कि ये हमारा जो पाकिस्तान वाला बच्चा है ना, इसकी मेहनत को, इसको मजदूरी के, इसको पैसे दें। अच्छा, इस बच्चे पे टैक्स बहुत पड़ते थे, सैलरी टैक्स पड़ता था और मुश्किल थी बेचारे के लिए। हुकूमत ने वो भी काम कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो मैंने 2 भाई बताए थे ना, एक तो बाहर चला गया था, एक पाकिस्तान में बैठा था। तो जो 2 छोटे भाई थे ना, उनमें से एक बच्चा जो था वो IT में काम करता था, समझो। वो पाकिस्तान बैठ के बाहर से डॉलर मंगवाता था। तो हुकूमत ने क्या काम किया, IT का जो एक सेक्टर है ना, जो ये टॉप 4 में नहीं आता, वो इधर वाली साइड पे था, अदर साइड वाली मार्केट में जो आता है, जो मोस्ट वॉलेटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कहते हैं जिसको, IT सेक्टर पे भी हुकूमत ने टैक्स थोड़ा कम कर दिया। तो दिस इज़ बेनिफिशियल टू IT सेक्टर ऑल्सो। ये बहुत पहले हुआ था, 17-18 के बाद, आई थिंक 20-21 में हुआ था, जब हुकूमत PTI थी इमरान खान की, तब IT सेक्टर पे टैक्स आई थिंक एग्जेम्प्ट कर दिया था उन्होंने। उससे IT सेक्टर बहुत बूस्ट किया था। WTL आपका 1 से 4 तक गया था, आपका टेली 3 रुपये से 21 रुपये का गया था, आपका TRG 40 रुपये से 165 तक गया था, और आपका एयरलिंक और ये बाकी नेटसॉल, AVN, ऑक्टोपस, ये सब ऊपर की तरफ भागे थे। तो ये देखो IT सेक्टर को अगर ये इस तरह का पुश दें तो IT सेक्टर बहुत ऊपर भाग सकता है।
तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जब बनी थी तो पहले 4 कंपनीज में जो एक कंपनी थी वो पीटीसी थी, पीटीसीएल के, जो पीटीसीएल बाद में बनी है, पीटीसी थी उसका नाम पहले। वो 2 रुपये का आईपीओ जब भी उसका लिस्ट हुआ तो उसके बाद से वो आज के 1060 पे बैठा हुआ है। और 5वीं 6ठी कंपनी में पीओएल आती है और पाकिस्तान टोबैको आती है। तो पीओएल ऑयल में आ जाती है, पाकिस्तान टोबैको टोबैको वाली साइड पर आ जाती है। टोबैको में भी इन्होंने जो टैक्स लगाया है उस पर लगाया, आपके वो जो वेप्स होते हैं उस पर लगा दिए, लेकिन आपका नॉर्मल साइड पे आई थिंक उसको उतना उन्होंने टच ही नहीं किया। वेप असल में मेरे ख्याल से वो इम्पोर्ट होता है, तो वो जो बच्चा बाहर से चीज़ भेजता है पाकिस्तान, उस पर टैक्स है। जो चीज़ यहाँ से बन के बाहर जाती है उस पर नहीं है, उस पर कम कर दिया, 2 से आई थिंक 0.5 कर दिया इन्होंने। तो ये हमने सोचना है वो जो 2 बच्चों की तरह सोचना है कि एक बच्चा यहाँ से बैठ के मेहनत कर रहा है और एक बच्चा बाहर से चीज़ें भेज रहा है। ठीक है, वो फॉरेन मनी तो भेज रहा है जिससे फ़ायदा है मुल्क को, जिसको हम कहते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी हो पैसा बेचो मुल्क में, तो वो वाला तो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन वो जब चीज़ बेचता है उस पर टैक्स लगता रहता है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें इस पूरे मुद्दे में करना क्या है, इस बजट के हिसाब से क्या करना है। अब आपके मोस्टली फंडामेंटल भी चल सकते हैं, पेनी तो अपनी दुनिया में चलते रहेंगे, उनका काम है चलना, फंडामेंटल चल सकते हैं। फर्टिलाइज़र को इतना फ़ायदा नहीं दिया हुकूमत ने। फर्टिलाइज़र का मसला ये वो गैस इस्तेमाल करते हैं और वो उनके अलग मसले और होते हैं, क्योंकि ये परफॉर्म करेंगी, पर फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इन पे ना वो अलग टैक्सेस बहुत लगते हैं। किसान और इनका आपस में एक लिहाज से पेचा लगा रहता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र कंपनी कहेंगे हमें नुकसान मिल रहा है, किसान कहेंगे हमें नुकसान मिल रहा है, इनकी लड़ाई लगी रहती है और ये हर दफ़ा ऐसी होता है। ये बजट में बहुत रेयर होता है कि इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। परफॉर्म जो कर सकती है सीमेंट कर सकता है आपका, और लाजमी नहीं है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, बट कर सकता है। इस दफ़ा ऐसे हुआ कि सीमेंट विनर है बैंक्स की निस्बत, वरना पहले ऐसा होता था बैंक्स विन कर जाते थे, सीमेंट रुक जाता था। इस दफ़ा उल्टा हुआ, इस बार सीमेंट विन कर गया। और प्रॉपर्टी सेक्टर जो मैंने कहा ना कि बहुत देर से हुकूमत इसका इंतज़ार करती है, इसको चलाना है। और मैंने ये भी कहीं सुना है कि शायद फाइल सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये जितने हमारे फिर प्रॉपर्टी डीलर्स की जो मंजन बिकते थे कि जी ये फ़ाइल ले लें, तो पहली फ़ाइल के पैसे उनकी जेब में आ जाते थे, वो ख़त्म हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली उनका भी नुकसान हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से हुकूमत कोई इंसेंटिव लेके आ रही है, किस तरह फ़ाइल की जगह कोई और ऑन पेपर सिस्टम हो या कोई डायरेक्ट लिंक हो कि यार पता लगे कि कितनी रहेगी और कितनी ज़मीन है इस बंदे के पास जो ये बेच रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा काम किया यार, आई अप्रिशिएट इट। और वैसे ओवरऑल अगर हुकूमतें देखी जाएँ तो आपकी जो पीपल्स पार्टी थी वो ये करती थी कि गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत तरजीह दे देती थी। आपकी क्या नाम है दूसरी, ये जो पीटीआई थी वो आपकी इसकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा तरजीह देती थी, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को जो बूस्ट मिला था वो इसकी हुकूमत में मिला था, पीटीआई की हुकूमत है। नून लीग की होती थी कि स्टॉक मार्केट को पुश दे दो, और इन्होंने दिया पुश, और ये हर दफ़ा देते हैं। अब इस दफ़ा हुकूमत ने क्या किया है, हर पार्टी की चीज़ें उठा के हेल्प की है। जो पीपल्स पार्टी वाला मामला था कि वो जॉब्स को बहुत तरजीह देते थे, वो भी लेके आए। पीटीआई वाला मामला जो था कि वो ये आपकी कितनी कंस्ट्रक्शन को जो बहुत ज़्यादा तरजीह देती थी, वो भी लेके आ गए कि कंस्ट्रक्शन भी करो, मुल्क में डेवलपमेंट करो किसी तरह। और ख़ुद जो इनको शौक़ था नून लीग को कि अपनी स्टॉक मार्केट को बूस्ट दो, वो भी अभी करेंगे यहाँ से। तो ये आपका ओवरऑल बजट मज़े का बना है, बुरा नहीं है। अब यहाँ पे मेन सवाल एक ही आता है फिर से, अब जिस बंदे ने स्टॉक्स नहीं उठाए हुए वो क्या करे? क्या वो फिर से जंप करे, नया पैसा डाले, या वो वेट करे मार्केट का डिप का? अब लाजमी नहीं है कि मार्केट बहुत ही ऊपर भागेगी। आपकी मार्केट टेक्निकल्स पे भी चलती है, फंडामेंटल्स पे भी चलती है, असल में चलती है सेंटिमेंट में। अब माइंड में सेंटिमेंट सबका बन गया कि मार्केट ने वहाँ तक जाना है, ठीक है, आसमान टच करेगी, 190 क्रॉस कर जाएगी, 230 तक जाएगी। मैं जब मार्केट क्रैश हुई थी ना 190 से, वो गिरती जा रही थी, मुझसे सवाल उस वक्त एक पहला पूछा था सबने कि कहाँ तक गिर सकती है ना, तो मुझे भी नहीं पता था इसका जवाब। मैं कहा हमारी मार्केट सपोर्टलेस है, इसका कोई इख्तिताम नहीं समझ आता। ये गिरने पे आए तो ये 100 तक भी गिर सकती है, मतलब 1 लाख इंडेक्स तक। उठने पे आए तो ये 3 लाख क्रॉस भी कर सकती है, 2 लाख नहीं 3 लाख क्रॉस करेगी अगर करने पे आए। तो उन्होंने कहा जी आप एग्जैक्ट बताएं कहाँ तक। तो मैंने कहा इस पर एक स्टडी हो सकती है। मैं कहा एफएफसी को चलाने के लिए धक्का मारना पड़ेगा, माड़ी को चलाने के लिए ऑयल को धक्का मारना पड़ेगा, ओजीडीसी ऑयल के अंदर ही आता है उसको भी धक्का लगाना पड़ेगा, बैंक्स में यूबीएल हो गया, एमसीबी एमईबीएल, इनको बड़ों को धक्का लगाना पड़ेगा। तो फिर आप कहते हैं आज ये इंडेक्स चल गया, क्योंकि ये जो आपकी 4 बड़े सेक्टर है ना, फर्टिलाइज़र, ऑयल, बैंक, सीमेंट, ये वाला जो साइड है, इसको धक्का लगाना पड़ता है कि यार चल जा भाई चल जा। लेकिन जो इस साइड वाले सेक्टर्स हैं वो अपनी अलग दुनिया में चल रहे होते हैं, उनको इतनी नहीं होता, शुगर का अलग चल रहा होता है। इस पूरे बजट में मैंने एक और मज़े की जो चीज़ देखी है, आपका जो है ना
टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत फायदा दिया। तो वो ये वाली बात आ गई, जो बच्चा पाकिस्तान मेहनत कर रहा है ना, और जो चीज़ें बाहर भेज रहा है, मेहनत करके बना के कंपनीज बाहर भेजी चीज़ें एक्सपोर्ट जो कर रही हैं, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें आपका आ जाता है NML आ जाता है, आपकी ILP आ जाती है, मतलब टेक्सटाइल की कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था स्टॉक, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा था, वो JBDC था। वो JBDC पर परफॉर्म कर सकता है, वो लो वॉल्यूम भी है, वो छलांग लंबी मार सकता है, ठीक है। IT सेक्टर में आपके पास सिस्टम लिमिटेड, TRG, ये लीड कर सकते हैं मामले को। अभी ऑल टाइम लो पे जो बैठे हैं वो AVN वगैरह बैठे हैं, AVN ऑक्टोपस बहुत लो पे बैठे हैं, वो उठे ही नहीं है वो अभी तक से। टेली अभी भी लो पे बैठा हुआ, टेली 13 रुपये तक जाता है, और अगर जाने पे जाए तो 22 भी क्रॉस कर सकता है। WTL उसको कहते हुए भी शर्म आती है, 1 पे बैठा हुआ है भाई, वो अभी तक से 1 पे ही है। उस पर जितना मर्जी कुछ कर लो, सही इंसेंटिव दे दो उसको, कहो जी तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो फिर भी 2 रुपये का होना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हुकूमत को भी, ठीक है। तो मेन थिंग ये है कि आप अगर यहाँ पे फैसला ये है कि अब हमें जिस तरह मार्केट नज़र आती है कि ऊपर जाएगी, क्या ये वाकई इस तरह ऊपर जाएगी? तो मेरे से जब मैंने वही बात की ना, मुझसे सवाल पूछा था कि एक 190 इंडेक्स से गिरेगी तो कहाँ तक गिर सकती है, तो मैंने उसका क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने ये जवाब दिया था कि सपोर्टलेस है, गिरती जाएगी तो रुकेगी नहीं, और रुकेगी तो उठती जाएगी, ये भी हो सकता है। तो अब तो गिर गई थी, 145 तक गिर गई आपकी। उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की और रिकवर किया भी, ऐसी नहीं कि नहीं रिकवर किया, मार्केट ने वहाँ से रिकवर किया है, और 145 से 172 तक 3 दफ़ा गई है, फिर गिरी है। और इस दफ़ा ये हुआ है कि बजट की ब्रेक लग गई थी और 167 168 पे आके रुक गई थी, और हौसला दिया उसने अपने आप को। और इंतज़ार में बैठी थी कि बजट के बाद क्या मामला होते हैं। हमारे पास अभी खाली बजट और MPC तो है, लेकिन एक सबसे बड़ा मूड स्विंग है, वो ट्रंप है, उसकी कैंडल बहुत तंग करेगी हमें। तो खाली हम बजट पे नहीं कह सकते कि अब हमारी स्टॉक मार्केट ने रुकना नहीं है। तो ये ऐसे ही है, जब आपकी किसी नए बंदे से दोस्ती होती है, लड़के की लड़की से होती है ना, तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि जी अब ना बस ये मेरी यही है और इसी से सब कुछ होगा दुनिया में, ये आखिरी पीस है। नहीं, आपको और दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि जब आपकी नई कंपनी में जॉब लगती है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि दिस इज़ माई लास्ट जॉब, उसके बाद मैं कभी कोई और जॉब करूँगा ही नहीं। तो यही होता है कि जब आपकी स्टॉक मार्केट में भी जब बजट और MPC आता है, इसके बाद ये नहीं लगता कि बस यही है, इसके अलावा कभी भी लाल बत्ती आनी नहीं है। लाल बत्ती फिर से आएगी, रेड कैंडल फिर से आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, मार्केट की ब्रेक भी लग सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि फंडामेंटल थोड़े बहुत अब चलना शुरू हो सकते हैं, अब जाके चलेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा आपको बाइंग का। पहले मैं कहता था गरीबों की तरह बाई कर लेना, क्योंकि मार्केट गिर जाती है। अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और वो अब आपको इन 2 हफ्तों में पता लगेगा, एक रैली पकड़ सकती है मार्केट, और अगर रैली पकड़ ली तो फिर आपको गरीबों की तरह नहीं बाई करना, फिर आपको अमीरों की तरह बाई करना। वो कैसे बाई करना है कि आप जिस तरह लकी सीमेंट है 430 420 पे फिर रहा है, या 440 का हो, सुबह के टाइम आपने मार्केट ओपन की, एकदम से बहुत हैवी वॉल्यूम आया मार्केट में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप बाइंग करेंगे। अब 440 का लकी ओपन हुआ है, वो एकदम से भागेगा 450 460 पे, तो आपने सुबह के टाइम ही बाय करना है 1000 क्वान्टिटी, स्टॉप लॉस 438 39 पे, कि 1-2 हज़ार का लॉस मैं अब बर्दाश्त कर लूँगा, और वो भागेगा ऊपर 450 460 470, वहाँ पे सेल कर देना। अब आप ये ना, तो मैं 500 पे जाएगा तो सेल करूँगा, क्या पता ना आ जाए 470 480 तक चला जाएगा मैक्सिमम, आप 475 तक एग्जिट करो उसमें। एक सेल ऑर्डर चलो अपर कैप 500 पे लगा देना, लेकिन इतना नहीं सोचना कि बस अब नहीं रुकती, ऐसा नहीं है। लकी 525 से 2 दफ़ा मुड़ के आया है, तो लकी की वो एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है, वहीं तक सेल हो जाते हैं, लिक्विडिटी गायब हो जाती है वहाँ से, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो प्रॉफिट टेकिंग मत भूलना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्रॉफिट टेकिंग मत भूलना। आपकी अगर मैं आपकी जगह खेलूँगा ना, तो मैं पेनी में तो अभी भी खेलूँगा, पेनी मेरी फेवरेट है। बड़े स्टॉक्स में मैं 1000 करके अगर उठाना चाहूँ, तो मैं सारे मतलब जो मुझे पसंद है वो मैं उठा सकता हूँ। मैं HBL उठाऊँगा, मैं PSU उठा सकता हूँ, मैं एग्रो फर्टिलाइजर उठाऊँगा। जो स्टॉक्स लो में बैठे हुए ना, उनको मेरा दिल करेगा उठाने का। जो हाई पे चलेंगे उनको मैं कहूँगा यार अच्छा मैं उठा लूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं उठाऊँगा, मैं 100 क्वान्टिटी उठाऊँगा। उस 100 में भी वो छलांग मार के लंबी तो मैं सेल करूँगा। अब ये वही मार्केट का बुलिश ट्रेंड बन रहा है, बन सकता है, बन तो नहीं ना, बन सकता है, जो दिसंबर से जनवरी 18 तक बना था। दिसंबर 21 से लेके जनवरी 18 तक, दिसंबर एंड और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में क्या हुआ था, 2025 का एंड और 2026 का स्टार्ट, उसमें मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड दिया था। लास्ट डे जब था ना, मैंने कहा था कि मार्केट शायद अच्छी क्लोजिंग पे क्लोज हो, लेकिन नहीं हो सकी थी। ये मैं कह सकता हूँ कि
इंडेक्स उन्होंने अच्छे चैनल क्लोज किया था, उसके बाद भी अगले 2 हफ्ते मार्केट बहुत बुलिश थी, मार्केट की ब्रेक नहीं लग रही थी। कभी एंग्रो एच चल रहा था, इंडेक्स मूवर्स चलते हैं याद कर लो, एंग्रो एच चल रहा था, लकी चल रहा था, पीएसओ चल रहा था, ओजीडीसी चल रहा था, आपका माड़ी चल रहा था, एफएफसी चल रहा था, यूबीएल चल रहा था, अमेज़न बैंक चल रहा था, एचबीएल चल रहा था, नेशनल बैंक चल रहा था, ये सारे बड़े बड़े चल रहे थे, धक्का लगा रहे थे इंडेक्स को। उसके साथ साइड आइटम्स भी चल जाते हैं। तो आप कहते हैं ना जी पैनी का मामला चला गया, अब ये चलेंगे, पैनी का राउंड चलता रहता है, पैनी यही टाइम होता है पैनीज जमा करने का। तो यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है आपने, आपके पास अब डबल पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप इधर भी खेलो, ये जो बड़े भागेंगे आप हज़ार एक एक पकड़ो, सारे ना पकड़ो, सारे पकड़ोगे फंस जाओगे। ये बड़े 100 से यही मसला होता है, सबके पीछे भागोगे नहीं पकड़े जाओगे। छोटों का ये फ़ायदा होता है कि आप 4-5 में इकट्ठा खेल सकते हो। मैं यूडीएलआई पकड़ लूँगा, बीएफ मुदारबा पकड़ लूँगा, मैं एलएसईवीएल पकड़ सकता हूँ, मैं एसएमसीपीएल पकड़ सकता हूँ, ये पकड़ लूँगा। सीमेंट का सेक्टर मैंने अभी भी कहा है कि बुलिश सबसे ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2 पे आपका जो होगा ओवरऑल जो बुलिश हो सकता है वो रिफाइनरीज का फिर से हो सकता है। रिफाइनरीज जंग तक जो थी ना माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जंग जब रुकने का टाइम है तो रिफाइनरी रुक गई थी, क्योंकि जंग के दौरान रिफाइनरी सबसे ज़्यादा परफॉर्म इसलिए करती हैं कि यार अब ना वो जंग होने लगी है, तो वही मुल्क बचेगा जिस पास ऑयल होता है, तो रिफाइनरीज ही ऑयल को बना के फिर आगे बेचती, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेम अब ये चलने का इनका मूड है, क्योंकि हुकूमत को मैंने कहा है कि इनको नज़र आ रहा है रिफाइनरी चलानी है किसी तरह। मुझे याद है जब बुलिश ट्रेंड उस वक्त स्टार्ट होता है ना, दिसंबर जनवरी वाला, तो मैं पीपीएल मुझे याद 250 पे उठाता था, 270 पे जाके सेल करता था, फिर वो मिलता था मुझे 240 पे नीचे आता था, और फिर मैं 260 पे सेल करता था। तो इस तरह मैंने 2-3 दफ़ा ना 5-5 हज़ार कमा लिया था इसमें। मतलब मैं ये नहीं सोचा था कि 270 पे बेचा तो अब 300 पे जाके अगला राउंड होगा। मेरी छठी इसने कहा ये जाता ही नहीं 300 तक, ये 290 से मुड़ जाएगा, और वही हुआ, 280 तक गया है, वहाँ से मुड़ा है, या 272 से वापस मुड़ा है। सेम विद एंग्रो एच, जब वो 300 क्रॉस कर गया ना, मैंने प्रॉफिट बुक किया 290 पे, 300 पे और 312 पे, मैं तीनों दफ़ा एग्जिट किया। मैं कहा इसकी बहुत हाई प्राइस होगी, अब नहीं आना चाहिए। फिर मैंने वैल्यूएशन खोली तो वैल्यूएशन के हिसाब से 346 एंग्रो एच की लग रही थी प्राइस। मैं कहा वैल्यूएशन तो चलो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में बनाई होती है ना, अब भी यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए। उससे मुझे ये फ़ायदा होता गया प्रॉफिट टेकिंग से कि मेरा पैसा जो था ना मेरे हाथ में वापस आता रहा। मैं फंसा तब था जब एफएफसी भागा था ऊपर, तो मैं चलती हुई ट्रेन में बैठा ही रह गया, उतरने का नाम नहीं लिया मैंने। वो ट्रेन ही फिर साली डूब गई, ठीक है। नेशनल बैंक में बैठा ही रहा, मैं निकला ही नहीं, तो मैं गिर ही गया पूरी तरह। पैकेट की मोहब्बत में बैठा रहा कि पैकेट नहीं बेचा मैंने, वो फिर उतना गंदा गिरा कि 1100 पे आ गया था। भाई ले मैं बेच देते मुझे, वो जब 1700 से 1600 से 1500 पे आया था ना, मतलब प्रॉफिट था मेरा 50,000 का, फिर वो लॉस मुझे 70,000 नज़र आ रहा था, तो मैंने बुक नहीं किया वो 70,000 का लॉस। वो फिर करता करता 4 लाख का लॉस नज़र आने लगे। तो मैं कहा आप बताओ वो 50,000 बेहतर था कि 4 लाख? वही बात है, उंगली काटूँ या बुरा हाथ काट देता, तो मुझे उंगली काट देनी चाहिए थी वहाँ पे, ताकि मेरे पास एटलीस्ट मेरे जो पैसे थे वो मेरे हाथ में सेफ हो जाते। मेरे 16 लाख मेरे हाथ में तो आते ना, 16 लाख में से 50 काटो तो एटलीस्ट 15 लाख 50,000 तो मेरे हाथ में आता ना। वो कट के 11 लाख हो गया तो मैं तो चीखें निकल गई थी। तो प्रॉफिट लेते रहना आपने, प्रॉफिट नहीं छोड़ना। अब आपकी मोहब्बत है नहीं जी वो स्टॉक का डिविडेंड आ रहा है, तो वो आपका फैसला कि आपने डिविडेंड तक कब तक उसको होल्ड करना है, या आप हाई पे सेल करो, फिर थोड़ा सा कहता है फिर नीचे से उठा लो, तो बाय सेल करते जाओ। यहाँ पे कहेंगे जी कमीशन टैक्स पड़ेगा, वो आप नहीं बच सकते। आप फिर जब मर्जी बेचो उस टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। एक आखिरी बात बता दूँ बजट के हिसाब से भी और ओवरऑल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक फेक रूमर चलाया जाता है मार्केट में कि यार स्टॉक मार्केट में टैक्स लग जाएगा। अभी बड़े बड़े हमारे माशाल्लाह चैनल में भी उस पर वीडियोस बनती थी और मैं यही हौसला देता था नहीं पड़ेगा टैक्स, और वही हुआ, प्रूव हुआ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं एक जो चीज़ ऐड करना चाह रहा था वो ये था कि आपका ना फार्मा सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा सेक्टर में ग्लेक्सो, आपका फेरोज, एबॉट और एबॉट लेबॉर्ट्रीज वाला एजीपी, इन सबको चेक करना, इनका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फार्मा का जो इम्पैक्ट है ना बजट में बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक मेकअप वाले पे टैक्स बहुत कम कर दिया इन्होंने, और अब बाकी चीज़ें मैं मेंशन नहीं करना चाहता वीडियो में, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी चीज़ों पे ना इन्होंने हुकूमत ने टैक्स कम किया। पेपर वाली जो कंपनीज है उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ, पेपर भी इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है। तो बजट में ना इनको मतलब एक ज़्यादा फ़ायदा दिया पेपर कंपनीज़ को। पेपर में आपकी SCPL आ जाती है और स्पेल आ जाता है। चलो स्पेल तभी कैप लगा चुका था आपके बजट से पहले दिन, फ्राइडे के दिन। SCPL मुझे बहुत पसंद है, वो आपका उस कंपनी का है, क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो नोट बनाता है। ग्लेक्सो ऑलरेडी बहुत डाउन प्राइस पे बैठा भाई, ये वैसे जाता है 400 प्लस पे और भी बहुत डाउन पे है। ओवरऑल मैं अभी भी इस आपको ये बात बताता हूँ कि अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपनी प्राइस पे नहीं पहुँच सके।
नंबर 1 पे मैं अगर नाम लूँ ना तो वो पीएसओ है। पीएसओ अभी भी बहुत नीचे फिर रहा है। आपका बैंक्स में अगर कोई स्टॉक है जो नहीं उठा वो एचबीएल है, बहुत नीचे बैठा हुआ है। पेपर कंपनीज में एससीपीएल और स्पेल है, अपने 52 वीक्स के करीब बैठे हुए हैं, मतलब 52 वीक्स के हिसाब से लोवेस्ट पे बैठे हुए इस वक्त। एससीपीएल होता था 180 170 और 220 तक जाता था। अच्छा, गाड़ियों में जो है उनका थोड़ा सा सीकेडी वालों पे थोड़ा पड़ा है उनको अटैक, लेकिन बाकी ओवरऑल वो काउंटर कर देंगे 50-50 पे। तो साजगार वगैरह देख लो, वैसे गाड़ियों पे लग गया टैक्स, अब इनसे बच नहीं सकते। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स पे भी लगा है, लेकिन मैं BWHL का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो मैं ख़रीदूँगा अगर तो इस पे लगा है। GHNI पे उसको इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, और BWHL वगैरह को वो चेक करना पड़ेगा कि अगर तो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो इसको पॉजिटिव लेना है हमें, किस तरह गिरेगा तो उठा लेंगे, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये जो थोड़ा सा साइड सेक्टर्स है ना, जिसमें आपके फार्मा सेक्टर एज ऑटोमोबाइल असेंबलर और ऑटोमोबाइल अपना वाला और पेपर वाला सेक्टर, इनका भी नज़र पे रखना है कि अगर नेगेटिव होते हैं गिरते हैं तो इनको उठाओ, या बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जितने गिरेंगे वो लेवल्स पे जमा कर लो। तो ये सेक्टर नहीं मिस करना चाहिए हमें। हम खाली वो जो मैंने स्टार्ट में जो बात बोली है कि हम 4 पे रहते हैं ना, कि ऑयल, बैंक्स, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इस साइड पे भी दुनिया चल रही होती है। अदर साइड, ये अदर साइड से भी अदर साइड पे हो जाती है। अदर साइड तो एक वो है ना जो पेनीज है, इसमें अलग गेम चल रही होती है। शुगर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर सेक्टर पे जब चलेगी ना गेम तो फिर वो बहुत हैवी बुलिश रन मारेगा। सेम आपका टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल पे छलांग बहुत लंबी लगती है और टेक्सटाइल वॉल्यूम कम होता है, बट यहाँ पे वही बात है, और मैं फिर से वो बात रिपीट करूँगा, क्या हम सारे सेक्टर में पैसा डाल दें? नहीं, ऐसे नहीं करना। मैंने इसलिए कहा है आपने कुछ कुछ स्टॉक्स पकड़ने हैं, उनमें खेलना है। ब्लाइंडली सब जगह पैसा नहीं फेंक देना, फंस जाओगे, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। आप 1-2 सेक्टर्स को पकड़ो कि यार ये सेक्टर्स गिर रहे हैं, इन पे मैं खेलूँगा, और ये सेक्टर उठ रहे हैं तो इन पे मैं बैठ के आगे जाके सेल करूँगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप फुली एक जगह बैठ नहीं जाना और फुली भागते भी नहीं रहना। तो आपने स्मार्टली प्ले करना है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप खेलना है मार्केट में अब, क्योंकि अब मार्केट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाने का मूड बना रही है, बनाया नहीं है अभी तक से, बना रही है मूड कि हाँ यार अब डायरेक्शन थोड़ी क्लियर हो गई है। तो ये बजट में हमेशा डायरेक्शन मिलती है अगले 6 महीने तक क्या होगा। तो अब यहाँ से आपका क्या नाम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर, उसके बाद मार्केट वापस ठंडी हो जाती है, फिर पैनिक का टाइम आता है। तो ये मैंने इस वीडियो में ओवरऑल बताना था कि आपको क्या क्या लग सकता है कि कौन कौन से स्टॉक्स चलेंगे। भागना नहीं हर तरफ, आपको देख के स्टेप उठाना है। ज़्यादा भागोगे गिर जाओगे, छोटे बच्चों के तो ज़्यादा ना भागो गिर जाओगे, तो ज़्यादा नहीं भागना, ये एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए। कुछ स्पेसिफिक कर लो, मैंने इन स्टॉक्स पे खेलना है और इनमें मैंने प्रॉफिट लेना है, इनको मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, ये बात करो अपने साथ। पेनीज को ना छोड़ना, पेनीज को लोग भूल जाएंगे। यही पेनी इस वीडियो में अभी से बोल रहा हूँ, आपको अक्टूबर में भागते हुए नजर आएंगे। अभी आपका टाइम है जमा करने का पेनीज। तो पेनीज में गेम चलती रहती है, लेकिन पेनी जब गिरने पे आते हैं ना, उनको पकड़ते जाया करो हर लोअर साइड पे। मतलब एक स्टॉक है 10 रुपए का, वो गिरता गिरता 6 का आया हुआ है, उठा लो 1000-2000, वो 3 का आ गया, 5000 रख लो भाई। अब वो कभी तो वापस 10 पे जाएगा ना, तो अभी आपके पास क्वांटिटी जमा होगी है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सारे बड़े जो बिल्लियाँ भाग रही है, हाथी भाग रही है, ये गिर जाएंगे, और ये छोटे जो है ना फिर इनमें गेम चल जाएगी। वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का टाइम होगा जब ये सब भागें, और अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम पीक मारेगी मार्केट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना ये पेनी फिर भागेंगे, ऐसे ऐसे स्टॉक्स भागेंगे जिनका नाम भी नहीं आप जानते होंगे। मेरा तो दिमाग डिक्शनरी बन चुका है, अब आप लोग भी इंशाल्लाह बना लेंगे मेरी वीडियो से। तो इसके पेनीज पे भी साइड में नजर रखना कि कितने गिर सकते हैं, आपने जमा करते रहना इनको, ठीक है। चलें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।